प्यारे दोस्तों, आज जैसे कि आपको दिख रहा है RBI बेस्ड MCQ फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पार्ट 1। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पार्ट 1 RBI के लेके आए हैं हम आपके लिए। ओके, और ये जो RBI है, RBI के क्वेश्चन आपको आना ही आना है, इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है। देयर इज़ नो सेकेंड थॉट ऑन दिस दैट द MCQ from RBI will not come, because the financial institution in the country is number one, and that is RBI, and who regulates the credit and flow in the country, credit flow in the country। तो जो मतलब जैसे कि पता है आपको, घर भी पैसे से चलता है। ओके, घर भी पैसे से चलता है, तो देश भी पैसे से ही चलता है। ओके, जैसे प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे चपरासी तक सभी के पेमेंट्स वगैरह जो है पैसे से होता है। तो पैसे के जो रखवाले हैं वो हमारे RBI है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इसमें एक ही बात है कि क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम योर RBI। तो दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है, एंड यू विल रिमेंबर दिस क्वेश्चंस बिकॉज it is mostly expected question and most common questions in the RBI section for your competitive examination। जो नए दोस्त हैं उसके लिए हमारे संदेश है, और ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ वो अपने कमेंट्स भी करें कि उनको कैसे लगा। तो ज़रूर कमेंट्स करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन जो हमने आपके लिए आज प्रेजेंट किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके नॉर्मली एग्ज़ाम में आता ही रहता है। You have to remember these questions because these are basic questions in RBI sections and very common in every questions। PSC में, CGL में, RRB में, NTPC वगैरह वगैरह जो भी एग्ज़ाम आपको बोले, IAS में भी, क्योंकि आपको शुरू में ही बताया कि दिस इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री हु रेगुलेट्स द क्रेडिट फ्लो फॉर द होल कंट्री। सो इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, चलिए, तो नए दोस्तों के लिए हमारे सजेशन ये है, और ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, बिकॉज हमारे फैमिली अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके जो कनेक्शन गुरु है, यहाँ पर लिखा रहता है नॉर्मली कनेक्शन गुरु, तो हम छोटी कनेक्शन देके आपको याद कराएंगे ये क्वेश्चन सारे। ओके, तो चलिए आज देखते। तो शुरू करने से पहले कुछ बात आपको बता दें कि हमारे ये जो चैनल देख रहे हैं आप, ये मिशन CGL है। हमारे दूसरे चैनल इससे साइड बाई साइड चलता रहता है, वो है ड्रीम WBCS। ये मतलब बंगाल के जो PSC है उसके रिलेटेड है। ओके, कलकत्ता का जो PSC है तो उसके रिलेटेड है। वहाँ पर मतलब आप इसको फॉलो करेंगे तो बंगाली में, ये एक्चुअली लैंग्वेज में डिस्कशन लैंग्वेज है बंगाली एंड इंग्लिश, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू अंडरस्टैंड बंगाली वेल। ओके, इफ़ यू अंडरस्टैंड बंगाली वेल देन इट विल बी वेरी मच फ्रूटफुल टू यू। ये अभी क्या है, जैसे आज RBI का सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो साथ के साथ बंगाली में भी इसको डिस्कस किया जा रहा है क्वेश्चन। ओके, सो इट इज़ सिमल्टेनियस प्रोसेस एट द सेम टाइम। सो हमारे जो बंगाल के दोस्त हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फॉलो करना है तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, और आपके दोस्त भी का अगर कोई है तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ओके, उसका प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ एक बात बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि CGL का एग्ज़ाम, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि CGL का एग्ज़ाम वगैरह वगैरह ये तो बहुत टफ है, कोई भी चीज़ टफ नहीं है। एक नाइफ़ के एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ आज। ओके, नाइफ़, छोरा। ओके, छोरा, ये छोरा क्या है, आप अगर ये दिन के दिन पड़ा रहता है, अगर पानी में पड़ा रहता है तो उसमें रस्ट लग जाती है। ओके, रस्ट लग जाती है, और वो काटने के लायक नहीं रहता है। इट डजंट कट एनीथिंग। ओके, कट एनीथिंग, नॉट कट एनीथिंग, और डजंट कट एनीथिंग। ओके, डजंट कट एनीथिंग। सो लेकिन इसको अगर पत्थर से रगड़ा जाए, या किसी लोहे की इस साथ रगड़ा जाए, जैसे आपको पता है घर में रगड़ने के लिए कहता है वो, और शार्प बन जाता है, तो काफ़ी लंबे समय तक अगर आप उसको रगड़ते हैं तो इट बिकम्स शार्प।
तो दोस्तों जो हमारे ब्रेन है वो हमारे ब्रेन भी कुछ ऐसे ही है. इफ़ यू प्रैक्टिस वेल विथ योर फुल डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन पेशेंस, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है. आपके माइंड में ये दूसरे तीसरे बातें नहीं चलना चाहिए. आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, ये बात आपको पता है. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है. यही बात का वो जो नाइफ का एग्जाम्पल है, यही बात का है एग्जाम्पल कि प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो यू बिकम परफेक्ट. वंस यू बिकम परफेक्ट यू बिकम फिट. वंस यू बिकम फिट यू बिकम योर सर्वाइवल बिकम्स वेल, जैसे कि डार्विन साहब ने कहा है. तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप अगर कोशिश करते हैं और दिल दिमाग लगन लगा के पढ़ाई करते हैं तो देर इज़ नो वन हु इज़ गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम योर सक्सेस, योर ड्रीम सक्सेस, योर ड्रीम जॉब. सो फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, you are suggested to work hard. You are suggested to work hard. आप अगर काम करते हो लगन लगा के, दिल दिमाग लगा के, जैसे कि शाहरुख खान साहब ने कहा है उस ओम शांति ओम में डायरेक्ट, उसका एक मोटिवेशनल वीडियो मेरे पास है. आप शुरू के जो मोटिवेशनल वीडियो यू कैन सी दैट वीडियो, बिकॉज उन्होंने वहाँ पर कहा है, वो एक बुक का है, उसके बुक के बारे में भी कुछ जिक्र किया है मैंने. अगर तहे दिल से दिल और दिमाग से कोई चीज़ को चाहते हो तो आपको ज़रूर मिलता है, आपको ज़रूर मिलता है. आज या कल यही फ़र्क होगा. आज मिलेगा या कल मिलेगा या परसों मिलेगा, लेकिन आपको मिला है. लेकिन आपको उसको लगन लगा के रखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. यू हैव टू प्रिपेयर वेल. आपको यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट. मैं इतना लिखता हूँ कि ब्लड टू स्वेट. ओके, ब्लड टू स्वेट. यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट. ओके, और जैसे कि आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो हमारे एक डेली का जो वचन है वो तो हम करके ही रहते हैं कि आई कैन डू इट, आई डू इट. ओके, ये हमारा डेली का साथ तो हम इसको डेली बोलते हैं. और बिफोर एनी स्टार्टिंग एनी चैप्टर और सब्जेक्ट चेंज होगा तो ये हमें याद करना ही करना है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट. दोस्तों आप इसको लिख देखिए, इसके बारे में भी एक अच्छे वीडियो है. इफ़ यू फॉलो मी, ये क्या है, अपनी उम्मीदों को विश्वास करना. हम कर सकते हैं, हम उसके लायक है. ओके, हम कर सकते हैं, हम उसके लायक है, और हम करके ही दिखाएंगे, हम करके ही दम लेंगे, हम करके ही दिखाएंगे. ये आप बोलते रहे दिन. ओके, सो दैट यू बिकम परफेक्ट एंड यू बिकम. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज आरबीआई के सेक्शन में. तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड. अभी देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि कनेक्शन गुरु के लिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको कनेक्शन देके याद कराता हूँ आज. ओके, कनेक्शन देके आज याद कराता हूँ. जैसे नेशनलाइज तो 49 एन इक्वल टू, आपको पता है 9 होता है, एन से 9 शुरू होता है, मतलब 9 के स्पेलिंग में एन आता है, और ऐसे नेशनलाइज भी होता है. ओके, जैसे ये शब्द है. तो हमारे आंसर क्या है, 1949. तो नेशनलाइज कब हुआ, 1949. अच्छा, इसी के साथ हमारे और एक क्वेश्चन होगा जहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पर दोनों एक साथ डिस्कस कर लेंगे. तो यहाँ पर देखिए, नेशनलाइज कब हुआ, 9 में. तो 9 एक ही ऑप्शन में है, 1 जनवरी 1949. तो नेशनलाइज 9, ये आप याद कीजिएगा. नेशनलाइज थे कि 9, एक 9 याद करने से आपको ये नेशनलाइज से 9, अगर ये आपने 9 को याद कर लिया नेशनलाइजेशन के साथ कनेक्शन लगा के, नेशनलाइज 9 दोनों इनसे शुरू होता है. यही है कनेक्शन आपका. अगर आपने इस कनेक्शन को याद कर लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई मतलब घबराहट नहीं होगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें से, So hopefully you got the point that which one is going to be your answer in this section, in the question nationalization of RBI. Okay, nationalization 9, एक ही 9 है, 1949. यही छोटी छोटी कनेक्शन देके हम इसको याद करेंगे दोस्तों. तो इसीलिए मैं बताया कि ये है कनेक्शन गुरु आपका, ये है आपका कनेक्शन गुरु. ओके, तो ये आपने ये क्वेश्चन याद कर लिया. 49, 9 से
नेशनलाइज, 9 से नेशनलाइज। तो फॉलोइंग द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15th 1947 the RBI was nationalized on January 1st 1949. The RBI plays an important part of the development strategy of the government of India. It is a member bank of the Asian Clearing Union. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको पता है बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम में ये कॉमन है, बहुत सारे एग्ज़ाम में कॉमन है, बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई ये तो आपको पता ही है, देश का जो पैसा रेगुलेट करता है, इसके तहत देखते हुए इसके लिए ही ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको ये याद रखना है कैसे, नेशनलाइज 9 दोनों एन से शुरू हुआ है, वो आपको याद हो जाएगा। आप इसको एक बार हाथ में लिख लीजिएगा, ज़रूर आपको याद रहेगा। अगले 2 साल अल्टीन अनलेस आप मतलब कोई अच्छे एग्ज़ाम देके और नौकरी लेके निकाल नहीं गए। ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वे टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, nationalization of RBI. RBI acts as a banker to the state government. RBI acts to the banker to the central government. RBI does not regulate the flow of credit. RBI is the banker's bank. तो देखिए कुछ बात ऐसा होता है, कौन सा है वो अगर हमें पता है तो एक आंसर होना ही होना है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे एक तो आंसर होना ही होना है। ओके, तो हमें कौन सा पता है ये हम देख लेते हैं। ये वर्क एज द बैंकर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बैंकर्स टू द बैंक। जैसे नॉर्मल बैंक्स है, स्टेट बैंक है, ICICI बैंक है, फिर HDFC बैंक है, उसके बाद एक्सिस बैंक है, इस सारे बैंकों का बैंक हिसाब से काम करता है। तो हमें 3 नंबर तक पता है कि कौन सा काम करता है। तो स्टेट बैंकर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बैंकर टू द बैंकर, ये हमें कॉमन पता है। तो मतलब एक तो आंसर होना है, जैसे मैंने बताया, तो ये वाला आंसर है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, इट रेगुलेट्स द क्रेडिट फ्लो ऑफ द कंट्री, so it's very much important. The second question also very much important, it's too much important for your economic section point of view. Okay, very much important, very much. So I'll not say much, very much. It's too important for your point of economic section point of view. Economic section. दोस्तों फिर से बताओ, ज़रूर आप कमेंट्स करें कैसा लगा आपको क्लास, और नए जो दोस्त हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो आंसर इज RBI डज नॉट रेगुलेट फ्लो। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट है RBI रेगुलेट credits flow in the country. The RBI, the Reserve Bank of India, the central bank of the country, regulates the flow of credit. तो सेंट्रल बैंक जैसे मैंने बताया, दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसे फेडरल बैंक USA का होता है, ओके, फेडरल बैंक USA का होता है, ओके, USA का होता है। वैसे ही which of the following नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम चले आए। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is true about the functions performed by RBI? Functions performed by RBI। तो 1 नंबर पे क्या बोला गया? इट इज़ द बैंक ऑफ द इशू, ठीक है। इट इज़ रेगुलेट्स द फ्लो। जैसे सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ के आया, इट इज़ द बैंकर्स टू द अदर बैंक्स, यस, इट एक्ट्स एज द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट्स। ओके, गवर्नमेंट्स होना चाहिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। ओके, अथॉरिटीज़। तो कहने का मतलब क्या होगा? तो कौन सा है? देखिए सारे आंसर है, ओके, सारे आंसर है, जितने 4 पॉइंट है सभी उसके फंक्शंस है, सभी। इशू करता है, यस, नोट्स इशू करता है, जैसे आपको पता है। इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट, 2 नंबर का क्वेश्चन, जो ऊपर वाला क्वेश्चन पहले ही अभी डिस्कस करके आए हैं। इट इज़ द बैंकर्स टू द बैंक, वो भी मैंने बताया। इट एक्ट्स एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो तीनों ऑप्शन हमें ऊपर मिला है, अदर देन दिस फर्स्ट वन। तो इशू नोट्स इशू करना किसका काम है? RBI का काम है। जैसे सेंट्रल बैंक, जो भी सेंट्रल बैंक होंगे उसका काम होगा नोट्स इशू करना। तो सारे उसके आंसर है। तो आंसर क्या है? आंसर डी, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर डी, ऑल ऑफ दी अबव। वेरी गुड। तो आपको बता दिया, मैंने बताया था दोस्तों, इस क्वेश्चन में इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ आज कि ये आपका दिल और दिमाग को हिला देगा। इट इज़ मोस्टली एक्सपेक्टेड 100%, 1000%।
1000%। तो हमें आरबीआई का काम भी पता लग गया, आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ वो भी पता लग गया। ओके, क्या क्या काम करता है नहीं करता है। नंबर 1 पॉइंट में क्या है, क्या बोला है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। नंबर 2, द फंक्शंस एज द इट फंक्शंस एज द सोल बैंक विथ राइट ऑफ इशूइंग पेपर नोट्स। ओके, पेपर नोट्स इशू करता है, पेपर नोट्स है। इट एक्ट्स एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट्स। ओके, इट इज द बैंकर टू द अदर बैंक एंड रेगुलेट्स द क्रेडिट फ्लो। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आपको दिख रहा है ये, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई 4 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर है 1 अप्रैल 1935। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे आप, इसको कैसे याद करेंगे जैसे कि आपको कभी गलत ना हो। ओके, आपके आंसर कभी गलत ना हो। ये BCDE 1 2 3 4 5 वैल्यू हो गया सबका बराबर। अब देखिए ई का वैल्यू कितना है 5, और इस्टेब्लिशमेंट का जो ई है और 5 की जो ये 35 का 35 है, 35 का 5 है, इसके साथ हमने कनेक्शन लगा दिया तो और कभी नहीं भूलने वाले आप। देखिए यहाँ और 35 कहीं भी नहीं है, 35 कहीं भी नहीं है, और इस ऑप्शन में 35 एक ही 35 रहेगा जो आपका आंसर होने वाला है। तो हमने देखिए वहाँ पर जो 1 नंबर का क्वेश्चन हमने ये किया था, 1 नंबर का क्वेश्चन जो करवाया था वहाँ पर क्या बोला, नेशनलाइजेशन 9, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जेशन 9। ओके, मतलब नेशनलाइजेशन जहाँ पर होगा वहाँ पर 9 होगा, और इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर होगा वहाँ पर E = 5 होगा। देखिए ये जो 2 क्वेश्चन है, नेशनलाइजेशन और इस्टेब्लिशमेंट, ये मुझे लगता है आरबीआई मतलब इकोनॉमिक्स के सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आने वाला होते हैं, जो हर एग्ज़ाम में आने वाला होते हैं। दोस्तों बताइए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन आरबीआई इज व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश एंड व्हेन इट वाज नेशनलाइज्ड। तो नेशनलाइज्ड हो गया अपना 9, और एस्टैब्लिशमेंट का E = ये तो आपका जीआई का चैप्टर का हिस्सा है। ये = 1 2 C = 3 D 4 सॉरी E = 5 F = 6। ओके, ये तो आपका जीआई का ये है, इसी से आपसे ये उसी से आपको ये याद होना चाहिए। E = 5, ई का वैल्यू 5 होता है, तो ई का वैल्यू 5 से ही 1935 आपका आंसर हो गया, 1935 आपका आंसर हो गया है। ओके, तो आगे देखिए क्या बोलता है। The Reserve Bank of India was established on April 1st, 1935 in accordance with the provisions of the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो 34 के एक्ट के तहत इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशियली वाज इन द कोलकाता बट was permanently moved to 1937 मूव टू मुंबई। तो देखिए यहाँ पर जो अगर कभी पूछ लिया आपके एग्ज़ाम में कि इनिशियली कहाँ पर थे और वहाँ से बॉम्बे कब आए, ये सारे भी आपका ये है साइड ट्रैक वाला क्वेश्चन, फिसल ना जाए आपके हाथ से। अगर साइड ट्रैक करके प्रश्न आए, क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है तो ये फिसल ना जाए। ओके, ये फिसल ना जाए। तो दोस्तों ये जो 2 क्वेश्चन आपको याद कराया, इसी से आपको समझ में आए होंगे कि हम कैसे आपको याद करवाएंगे। ये मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन याद करने का जो ऐसा वाला तरीका, ये मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी ने बताया होगा अब तक, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी ने बताया होगा अब तक। तो होपफुली यू गॉट द पॉइंट, द वे विल टीच यू एंड टू रिमेंबर यू फॉर एवर, सो दैट यू रिमेंबर until and unless you get the job, you get the job. Okay, भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपका जो रिजर्व बैंक का शुरू का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर था, कलकत्ता पे था, और अभी फिलहाल कहाँ पर है, परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया 1937 में कलकत्ता पर फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है आज का आपके डिस्कशन के लिए और रिमेंबरिंग के लिए।
रिमेंबर के लिए। तो हमें दो चीज़ सेग्रीगेट करना है दोस्तों। एक तो इस्टेब्लिश पहले हुआ, पहले मतलब 1935, नेशनलाइज बाद में हुआ, दैट इज़ 1 जनवरी 1949। तो एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, ओके। इस्टेब्लिशमेंट ESTB, इसको ESTB ऐसे भी लिखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 और नेशनलाइज 1 जनवरी 1940। सॉरी, तो आपको ये दो चीज़ सेग्रेट करके रखना है कि इस्टेब्लिशमेंट पहले होता है और नेशनलाइजेशन बाद में होता है। पहले नेशनलाइजेशन, जिस चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो उसको नेशनलाइज कैसे करेगा, यही चीज़ याद करना है आपको कि नेशनल, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन रहेगा आपका, नेशनलाइजेशन में भी क्वेश्चन में रहेगा और इस्टेब्लिशमेंट में भी क्वेश्चन में रहेगा। तो दोनों डेट लेकिन थोड़ा घुल मिल जाने की संभावना रहती है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है दोस्तों, ओके। बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हम घुल मिला लेते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो आपको क्या याद करना है, पहले चीज़ इस्टेब्लिश होते हैं, उसके बाद नेशनलाइजेशन होता है, ओके। नेशनलाइजेशन पहले नहीं होगा, क्यों? बिकॉज जिस चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, उसको नेशनलाइज कैसे करें, नेशनलाइज कैसे करें। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एस्टैब्लिशमेंट फर्स्ट हुआ अप्रैल 1 ऑन 1935 एंड नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे पॉइंट ऐसा है 2 नंबर पॉइंट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड विद इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1949 ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। देखिए, उससे पहले वो उसमें भी मतलब इस्टेब्लिशमेंट 1934 के माध्यम से कब हुआ, 1935 में हुआ। ये जो ओनर नेशनलाइजेशन है ये भी 49 में हुआ और 48 के एक्ट के तहत हुआ है, okay. All shares in the capital of the bank were deemed transferred to the central government when payment of the suitable compensation. Suitable compensation. The Reserve Bank of India is the central bank of India. It was originally started as the shareholders bank with a share capital of 5 crore rupees divided into shares of 100 rupees is fully paid up. तो ये जो शेयर है वो फुल्ली पेड अप था। 6 नंबर पार्ट में क्या बोलता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक विच हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स जितने शेयर होल्डर थे उनको पेमेंट कर दिया गया है और उसके माध्यम से क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पूरा ओनर बन चुका है। मतलब सपोज़ आपसे मेरे से हमने ये पेमेंट करके मतलब शेयर खरीद के रखा था, तो उसके तहत क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आपके शेयर हम खरीदना चाहते हैं और फुल्ली एक्वायर, जैसे कि देश का ये सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसका कहना तो मानना ही होता है कि अगर नेशनलाइजेशन है, सेंट्रल बैंक रहता है तो देश की तरक्की में भागीदारी भी आप बन सकते हो, ओके, भागीदारी भी बन सकता। तो ये था आपका जो करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स सेक्शन में जो RBI है, देश का जो सेंट्रल बैंक है, वो एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच गिव्स यू मनी टू रन द कंट्री एज वेल एज योर्स एंड हॉर्स। अच्छा, 5 नंबर का क्वेश्चन, द प्लेस वेयर RBI हैज़ नो ऑफिस ऑफ इट्स ओन द वर्क्स डन बाय। फिलहाल इसको किसको दिया गया है, इसको मिनी RBI बोल सकते हैं आप, मतलब याद रखने की कनेक्शन देने की कोशिश किया मैंने कि आप याद रख सकते कि मिनी RBI, ओके, सब्स्टिट्यूट डिप्यूटी RBI ये भी बोल सकते हैं आप, डिप्यूटी RBI, सॉरी डिप्यूटी ऐसे लिखता है और पूरा ऐसे लिखते हैं डिप्यूटी RBI, ओके, डिप्यूटी RBI। सो डिप्यूटी RBI, मिनी RBI आप इसको कह सकते हो, स्टेट बैंक को कर सकते हो, बिकॉज स्टेट बैंक वर्क्स एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेयर RBI हैज़ नो ऑफिस। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर। देखिए, ये भी आपका एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने आपके लिए
प्रेजेंट कर दिया है कि अगर आरबीआई कहीं पर नहीं है तो वहाँ पर काम कौन करेगा, कोई तो होना चाहिए काम करने के लिए। ओके, तो वहाँ पर कौन काम करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्क्स एज आरबीआई एजेंट एट प्लेसेस वेयर इट हैज़ नो ऑफिस ऑफ इट्स, इट हैज़ इट्स ओन ऑफिस। जहाँ पर आरबीआई का कोई ऑफिस नहीं है वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्क्स एज ए एजेंट। ओके, हमारी इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि प्रेजेंट गवर्नर कौन है इसके बारे में तो क्वेश्चन होता ही रहता है। ओके, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द आरबीआई, ठीक है, शशिकांत दास। आपको पता है शशिकांत जी अभी फिलहाल गवर्नर ऑफ आरबीआई है। ओके, शशिकांत दास, डी ऑप्शन, शशिकांत दास। देखिए हमने ये जो एक्स्ट्रा नोट्स है वो आपको क्यों दे रहे हैं, वाई वी आर गिविंग एक्स्ट्रा नोट्स, बिकॉज साइड ट्रैक करके भी क्वेश्चन दे सकता है, साइड ट्रैक करके भी क्वेश्चन दे सकता है। सो यू हैव टू know all these factors. Shashikant Das is a retired and a 1980 batch Indian Administrative Service Officer of Tamil Nadu cadre, currently serving as the 25th Governor of the Reserve Bank of India. He was earlier a member of the 15th Finance Commission and the Indian Sherpa to the G20. India Sherpa to the G20. Okay. Number 2 point, Shashikant has held several positions in the state and the central governments in the areas of finance, taxation, industries and infrastructure. As the Economic Affairs Secretary from 2015 to 2017, Dash works closely with the RBI and spearheaded the 2016 demonetization of high value currency. दोस्तों इसी बात के लिए इस पैराग्राफ को मैंने ऐड किया है। तो जैसे कि पता है आपको, काला धन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस काम को अंजाम दिया था। ओके, तो काफ़ी सारे फ़ायदा भी हुए हैं देश के लिए। तो इसमें जो स्पीयर हेडेड थे फाइनेंस के जो सेक्रेटरी और फाइनेंस के जो बड़े बड़े अफसर, उनके सलाह ली जाती है कि भाई ये करेंगे तो क्या क्या प्लस माइनस होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। तो उसमें भी एक भागीदारी हमारे शशिकांत दास साहब थे एज पर रिपोर्ट। तो देखिए, तो इसके तहत मुझे लगता है कि उनको प्रेजेंटली आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है, क्योंकि उनको जो एक्सपर्टाइज है, जो नॉलेज है फाइनेंस के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस, 6 questions I thought to discuss with you, as RBI is the most famous and most valuable financial institution in our country. So you will be very beneficial out of this discussion. So I hope you got the very good points to remember also, and for your forthcoming exams I hope it will be common for your एग्जाम्स। ओके, तो दोस्तों ख़त्म करने से पहले मेरी गुजारिश ये है कि आप जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और पुराने जो हमारे मेंबर्स हैं सब्सक्राइबर है वो ज़रूर हमारे वीडियो के बारे में कमेंट्स करें कि आपको कैसा लगा सेशन। एंड फ्रॉम माई साइड इट वाज वेरी गुड सेशन फॉर यू, बिकॉज आरबीआई से तो क्वेश्चन आना ही है। ओके, तो ख़त्म करने से पहले आपको फिर से बता दूँ कि ज़िंदगी में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एक फ्यूल पेट्रोल की तरह है। ओके, पेट्रोल फ्यूल की तरह है, which works very closely to motivate you to work further, work hard. ओके, और इसके लिए हमारे जो APJ अब्दुल कलाम सर का जो वीडियो है, एक नंबर पे APJ अब्दुल कलाम, 2 नंबर पे सचिन सर, ओके सचिन सर, 3 नंबर पे PT उषा मैम। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, बिकॉज इसमें क्या है आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। मैं कहूँगा आप 1 घंटा आधा घंटा प्रेयर करके आप इसको देखिए, बिकॉज ऐसे मोटिवेशन वीडियो हमारे जो पढ़ाई के लाइफ में चाहिए, पढ़ाई के लाइफ में से, सो दैट
we can improve further. We should not stop where we are, but we should achieve our best target and the most of dream targets. Okay, dream जो हमने सपना देखा है, तो आगे मेरा कहना ये है कि आई कैन डू इट, ये तो हमारे साथ रहता ही रहता है. ओके, और हमें इसको फॉलो करना ही करना है इफ़ यू वांट टू अचीव द ग्रेटेस्ट सक्सेस इन आवर लाइफ. सो आई विल टेल यू कि आप ज़रूर इसको जब भी सुबह शाम और सोने से पहले, मतलब उस बेड में लेटने के बाद भी इसको मंत्र की तरह पढ़ ले एक बार. और मेरे एक वीडियो है जिसमें मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है कि क्या कर सकता है आपकी ज़िंदगी में. बहुत कुछ कर सकता है, बिकॉज इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इसमें जग सकता है अगर ये आप बारी बारी में बोलते रहते हो. अगर सबकॉन्शियस माइंड को आपने जगा लिया तो आपके बल्ले बल्ले. बाकी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, जैसे कि मैंने बताया, ज़रूर आप हमारे फैमिली के मेम्बर बने. ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू very convenient and easy questions which are mostly expected for your forthcoming exams. Okay, चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक ही. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस. कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ.